नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर तैयारी केवल सिलेक्शन की जाती है। इसी के साथ 1 जून 2023 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम इन द यूके। यूके के एक बर्मिंघम शहर लॉर्ड मेयर के तौर पर चमन लाल इनको जो है नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश सिख के रविदासा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म पोखोवाल होशियारपुर पंजाब में हुआ था। उसके बाद ये जो है ब्रिटेन में जो है शिफ्ट हो गए थे। एक नियुक्ति जो है वो लोकल काउंसलर्स जो होते हैं वेस्ट मिडलैंड के, जो कि एक सिटी है इंग्लैंड में, उनके द्वारा उनके एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हुई है। ये लेबर पार्टी, जो एक इंग्लैंड में एक पार्टी है लेबर पार्टी, उससे ये जुड़े हुए हैं। 1994 में ये पहली दफ़ा जो है इलेक्टेड हुए थे, और हाल ही में जो है ये एज अ काउंसलर जो है इलेक्ट हुए थे। देखिए, इस तरह समझा जा सकता है जैसे कि एक कोई सिटी है, ये यहाँ पर जैसे इंडिया में होता है ये वार्ड होंगे, तो ये काउंसलर बहुत 1994 में पहली बार चुने गए थे, और हाल ही में काउंसलर जो है नियुक्त या चुने गए थे कहाँ से, सोहो एंड ज्वेलरी क्वार्टर बोर्ड से। तो अब ये इन हाल ही में जो है एज अ मेयर चुना गया है बर्मिंघम शहर का, याद रखिएगा। हाँ, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बीन सोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोला अहमद तिनुबा। इन्होंने नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में जो है शपथ ली है। अफ्रीका का सबसे पॉपुलस मीन्स सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है नाइजीरिया, वहाँ के राष्ट्रपति के तौर पर बोला अहमद तिनुबा ने जो है शपथ ली है। ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे अहमुदा बुहारी, याद रखिएगा, अहमुदा बुहारी की जो है ये जगह लेंगे। और ये अनुमान है कि 2050 तक जो है नाइजीरिया अभी अफ्रीका का सबसे पॉपुलस देश है, और 2050 तक ये वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉपुलस या जनसंख्या वाला देश जो है बन सकता है। इसी के साथ नाइजीरिया की कैपिटल हो जाती है अबूजा, याद रखिएगा। करेंसी हो जाती है नाइजीरियन नायरा, और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है इंग्लिश। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। What initiative has the तेलंगाना गवर्नमेंट recently announced? तेलंगाना सरकार ने हाल ही में किस पहल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डी एडिक्शन सेंटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अभी लगभग 33 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके वहाँ पर, उसमें एक ना एक डी एडिक्शन सेंटर या बोल सकते हैं नशा मुक्ति जो केंद्र जो है वो खोला जाएगा। इसमें एडिक्टर्स जो हैं या एडिक्ट्स जो हैं या उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा, योगा थेरेपी दी जाएगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ये हुआ है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दर्ज की गई थी बाय सोशल एक्टिविस्ट इन 2016 हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर। उसके तहत ये कहा गया था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है डी एडिक्शन या नशा मुक्ति केंद्र जो है खोले जाएं। उसी के बेसिस पर ये जो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र जो सरकार खोलेगी। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की जो फाउंडेशन डे कब था? 2 जून 2014, कल जो है 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना स्टेट की। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? सी चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर है। और एक और इम्पॉर्टेंट, तेलंगाना की जो बाउंड्री है वो कितने राज्यों के साथ मिलकर लगती है? वो लगती है, पहली महाराष्ट्र के साथ लगती है, एक आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, एक कर्नाटका के साथ लगती है, और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। याद रखिएगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल फार्मर रिसीव अंडर नमो शीतकारी महासम्मान योजना इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नमो शीतकारी महासम्मान योजना के तहत किसानों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000 पर साल। 6,000 पर साल की सहायता जो है नमो शीतकारी महासम्मान योजना है, इसके तहत दी जाएगी। इसका लाभ लगभग महाराष्ट्र के
1 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को मिलेगा। ये जो 6,000 रुपए हैं जो साल में दिए जाएंगे, ये एक ऐसी ही स्कीम आपको पता होगी सेंटर की भी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये जो है हर साल दिए जाते हैं किसानों को। उससे अलग जो है ये एक स्कीम है जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने चलाई है। इसके साथ ही वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट को करने के लिए एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नेशनल फार्मिंग मिशन की जो है शुरुआत हुई। याद रखिएगा, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नेशनल फार्मिंग मिशन, इसकी शुरुआत हुई। और इसी के साथ जो वहाँ की कैबिनेट है, महाराष्ट्र की कैबिनेट, उन्होंने एक मेज़ रिसर्च सेंटर खोलने की अनुमति दी। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2023 वर्ल्ड नो टोबैको डे। देखिए, हमको पता है कि हर साल हम 31 मई को जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। तो इस बार की आपको थीम बतानी है कि क्या इस बार की थीम रखी गई। इस बार की थीम रखी गई वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमको जो है खाना चाहिए, टोबैको नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 1987। 1987 जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने ये सिफारिश रखी थी कि हर साल जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे हम जो है वो मनाएं। तो इसी के साथ 1988 से हम हर साल 31 मई को ये जो दिन है जो मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड जो है 2023 अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। जो ये ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है, ये जो है ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? कि वर्क प्लेस को कैसे सेफर बनाया जाए ताकि कोई भी इंजरीज ना हो। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है टू इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी को मजबूत बनाने के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसके मद्देनज़र इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में। ये एक सेंट्रल PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 1980 को हुई थी, 1982। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट पर आएंगे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोषण वीक इन श्रीलंका। श्रीलंका में पोषण सप्ताह का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका। पोषण वीक, इसकी शुरुआत 31 मई से लेकर 6 जून तक जो है ये वीक, पोषण वीक मनाया जाएगा श्रीलंका में। किस लिए मनाया जाता है? तो बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन था, बुद्धिज्म की शुरुआत थी श्रीलंका में। इसके द्वारा की गई थी अरहंत महिंद्रा, याद रखिएगा, अरहंत महिंद्रा जो कि संत है अशोका के। अब की गई थी 236 BC में जो है ये शुरुआत की गई थी। इंट्रोड्यूस किया गया था बुद्धिज्म को श्रीलंका में। किसके द्वारा? हट महिंद्रा द्वारा ये शुरुआत की गई थी, जो कि पुत्र थे अशोका के। बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा और जाने तो इसकी शुरुआत हुई थी 563 BC में गौतम बुद्धा। उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना जो है घर त्याग दिया था। उस एक इंसिडेंट को क्या बोला जाता है? उस इंसिडेंट को बोला जाता है महाविनिष्कर्मा। इस इंसिडेंट को बोला जाता है। और एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में अंडर अ पीपल ट्री, मीन्स एक पीपल ट्री था जिसका नाम था उरुवेल, याद रखिएगा, उरुवेल उसका नाम था। कहाँ पर? बोध गया में। इस नदी के किनारे निरंजना नदी के किनारे जो है उन्हें क्या अटेन किया? निर्वाणा जो है उन्होंने अटेन किया, निर्वाणा। ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको हम बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि उनका फर्स्ट सेमोन ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किया गया था सरनाथ में। इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। और उनकी मृत्यु हो गई थी 80 साल की उम्र में इन 483 BC। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, याद रखिए, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। तो ये बुद्धा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, या बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप इथेनॉल डीजल ब्लेंड। इसका आंसर हो जाएगा BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
के द्वारा जो है इथेनॉल को ब्लेंड करेगी डीजल के साथ, किस लिए इमिशन जो है, ये प्रदूषण जो है इसको कम किया जा सके। डीजल जो गाड़ियां हैं उनकी पहली 2027 के बाद जो है रोक लगाने की गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि 2027 के बाद जो है डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगे, क्योंकि डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी प्रदूषण जो है वो फैलाती हैं। इसलिए अब एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि डीजल को इथेनॉल को जो है पहले पेट्रोल के साथ जो है ब्लेंड करने का एक निर्णय लिया गया था कि 5%, 10%, फिर 20% एज अ टाइम गोज़। अब जो है इथेनॉल को भी डीजल के साथ ब्लेंड करने का एक निर्णय लिया गया है। तो ये BPCL है, ये एक सेंट्रल PSU है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये 3 रिफाइनरीज जो है इसकी है, एक तो है बीना, दूसरी है कोची और तीसरी है मुंबई के अंदर। ये आप जान सकते हैं कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में और इसको हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? किसको जो है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। भारत का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड जो कि है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस बार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के एक राइटर जिसका जो है दामोदर माजो, उनको जो है नियुक्त किया, उनको जो है दिया गया है। उनकी एक बुक है जिसका नाम है कर्मिलिन, को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1983। याद रखिएगा, कर्मिलिन इनकी एक बुक है जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1983। इनके द्वारा लिखी 25 बुक लगभग, उनमें से 24 जो है वो कोंकणी लैंग्वेज में है और एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी के साथ जो है ये दूसरे गोयन बने हैं टू रिसीव दिस ज्ञानपीठ अवार्ड। इससे पहले रविंद्र केलकर को जो है गोयन मीन्स जो गोवा से राइटर जो आते हैं, इससे पहले रविंद्र केलकर को 2008 में जो है अवार्ड, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, इससे नवाजा गया था। तो अब जो है दामोदर माजो, ये कहाँ से आते हैं? गोवा स्टेट से आते हैं। कोंकणी में इनकी मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं, एक इंग्लिश में आपको मिलेगी और मिलिन इनकी एक बुक है जिसको 1983 में साहित्य अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट यूटी सेस द खीर भिवानी मेला इज़ सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है खीर भिवानी मेला जो है आयोजन मनाया जाता है। ये बेसिकली जो है जम्मू में रहने वाले या कश्मीर में भी रहने वाले कश्मीरी पंडित्स होते हैं, उनके द्वारा ये जो खीर भवानी मेला है इसका आयोजन किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ये जो कश्मीरी पंडित्स होते हैं, फिर लोकल्स होते हैं जो कश्मीर वैली के, वो माता रंगनेया देवी टेम्पल है वहाँ पर विज़िट करते हैं टू सेलिब्रेट दिस खीर भवानी टेम्पल और खीर भवानी मेला। जो खीर भवानी है ये एक एज अ डाइटी जिसको बोल सकते हैं या फिर भगवान के तौर पर जो कश्मीरी पंडित जो है वो मानते हैं, उनकी मान्यता है। इसको जो है खीर भवानी को जो है ये एज अ मान सकते हैं हम कि कश्मीर और जम्मू के लोगों को जो है एक लिंक के द्वारा जोड़ती है। ये एक सिग्निफिकेंट एक सिंबल है फॉर कम्युनल हार्मनी का और एक ब्रदरहुड इन कश्मीर के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट हैज़ वॉन 13 हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप? इसी के साथ उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 7-1 से हराकर 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है जीती है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ओडिशा में। याद रखिएगा, इसका आयोजन ओडिशा में किया गया था। देयर वाज द 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्पीक मैकाय इनॉग्रेटेड। का आयोजन देखिए नागपुर शहर में हुआ। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो न्यू जनरेशन है या फिर जो युवा है भारत का, उसको अवेयर किया जाए अबाउट इंडियन कल्चर, कि भारत की जो सभ्यता है, ट्रेडिशन है, उससे अवेयर किया जाए और इम्पैक्ट जो म्यूज़िक का जो इम्पैक्ट हो सकता है भारतीय समाज में उसको जो है उसको बताया जाए। इसी के साथ आपको पता होगा कि भोपाल जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बना है क्या करने, SDG जो है SDG पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको ट्रैक
करने वाला एक पहला जो डिस्ट्रिक्ट बना है भारत का, वो भोपाल जो है शहर बना है, याद रखिएगा। और पटना शहर जो है याद रखिएगा, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो भारत का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है आरबीआई का ई रुपए जो एक डिजिटल करेंसी है उसको अपनाने वाला। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच सिटी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेट टारगेट फॉर जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 2050। इंपॉर्टेंट है कि शहर के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने शून्य उत्सर्जक सार्वजनिक परिवहन 2050 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। यूएई के शहर दुबई ने, वहाँ के रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये निर्णय लिया है कि 2050 तक हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़ीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर दें। ये निर्णय किस लिए लिया गया है, जो कि यूएई में आपको पता है कि COP 28 की जो बैठक है वो कहाँ पर होनी है, वो यूएई में ही होनी है। और COP 29 कहाँ पर होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है कहाँ पर आयोजन किया गया था, उसको आयोजन किया गया था बर्लिन शहर में आयोजन किया गया था जर्मनी के। और ये हर साल 2010 से बनाया जा रहा है। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट है, ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, ये जो COP मीटिंग होती है, पहले एक प्री मीटिंग टाइप एक समिट होता है जिसको हर साल 2010 से जो है हम कहते हैं। वेयर डिड द 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिसर कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेक प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली में हमारे सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलिया के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उनके बीच में एक बैठक हुई जिस बारे में चर्चा की गई कि कैसे हम जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया और इंडिया जो है उनके जो टाइज़ हैं उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं, और भारत की जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो और एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। और कुछ जैसे मुद्दे हैं यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स के मुद्दे, रशिया और यूक्रेन में का जो वॉर है उसके बारे में भी चर्चा हुई। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी कैपिटल आपको पता है, वियना उसकी कैपिटल है, और करेंसी यूरो है। ये एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर स्टेट है, लैंडलॉक कंट्री है, याद रखिएगा। और आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल वीडियो को, एंड अपना ध्यान रखिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए, मजबूती के साथ करते रहिए। मुझे विदा दीजिए इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।